क्लास 11th के बच्चे आज पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन या स्थानांतरण से उत्पन्न प्रभाव इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखिए, जो चैप्टर चल रहा है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, इसमें मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि इलेक्ट्रॉनों का कहीं न कहीं विस्थापन हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए और बी ये कोई कार्बनिक अणु है। ए और बी यह कोई कार्बनिक अणु है, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है या कार्बनिक यौगिक कह लीजिए, जिसमें ए और बी के बीच में जो ये मौजूद बंध है वह सहसंयोजी बंध होता है। यह सहसंयोजी बंध है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और अगर कहीं मैंने ये मान लिया कि बी की विद्युत ऋणात्मकता ए से अधिक है, ए से अधिक है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन निश्चित रूप से होना है। किस प्रकार से होगा? ये साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, ये ए का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका होगा, बी का। लेकिन अगर यह मान लिया जाए कि कहीं बी की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो कन्फर्म है कि साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो मध्य में न रह करके बी परमाणु की ओर आ जाएगा, क्योंकि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही तो कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का कहीं न कहीं विस्थापन तो होगा, और अगर विस्थापन हो जाएगा तो ये इस पर आंशिक धन आवेश लग जाएगा, इस पर आंशिक लग जाएगा ऋण आवेश। कहने का मतलब कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होगा तो परमाणु ए कैसा होगा, आंशिक रूप से धन आवेशित, और परमाणु बी कैसा होगा, आंशिक रूप से ऋण आवेशित। तो इस प्रकार से ये आंशिक धन आवेश अथवा ऋण आवेश का आना ही कहलाता है ध्रुवण प्रभाव। इसको बोलते हैं ध्रुवण प्रभाव, यानी पोलराइजेशन इफेक्ट, पोलराइजेशन इफेक्ट बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर कार्बनिक अणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन यानी स्थानांतरण ए से बी की ओर हो गया, तो कन्फर्म है कुछ प्रभाव तो उत्पन्न होंगे ही। और वे प्रभाव कौन से हैं, आज हम लोगों को इस वीडियो में यही पढ़ना है कि कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं इसमें। तो याद रहे कि जो प्रभाव यहाँ उत्पन्न होंगे वे निम्न प्रकार के होंगे, जिसमें से आपको इन सभी को पढ़ना है। पहला प्रभाव जो पैदा होगा वो होगा प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव पैदा होगा। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है। और इसकी स्टार्टिंग चूंकि आई से है, इसलिए इसे आई से प्रदर्शित भी किया जाता है। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जानना अति आवश्यक होगा। तो पहला प्रभाव जो पैदा होगा इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन से वो होगा प्रेरणिक प्रभाव, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, और इसे दिखाया जाता है आई से। दूसरा प्रभाव जो पैदा होगा इसके अंदर वो होगा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। अब चूंकि ये इंग्लिश का ही नाम है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। अब इसकी स्टार्टिंग चूंकि ई से होगी, इसलिए इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ई से। इसके बाद जो अगला प्रभाव इसके अंदर होगा इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन से जो पैदा होगा वो प्रभाव होगा
अनुनादी प्रभाव, अनुनादी प्रभाव, और इसी को कहा जाता है मीजोमेरिक प्रभाव। मीजोमेरिक प्रभाव भी इसी को बोला जाता है। तो चाहे आप इसका नाम अनुनादी प्रभाव कहें या मीजोमेरिक इफेक्ट, तो चूंकि इसको हम रेजोनेटिंग इफेक्ट, अंग्रेजी में रेजोनेटिंग इफेक्ट, या इसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से इसे चाहे आप आर से दिखाइए या इसको एम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन से उत्पन्न होने वाला एक और प्रभाव जो आपके सिलेबस में है 11th में, वो होगा अतिसंयुग्मन प्रभाव। अतिसंयुग्मन प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस प्रकार से अपने सिलेबस में जो कार्बनिक अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन हो जाता है उससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव कितने हो गए? 4। इन 4 प्रभावों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियडिक प्रभाव के बारे में, यानी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। सबसे पहला प्रभाव आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टू इंडक्टिव इफेक्ट, यानी पीरियडिक प्रभाव के बारे में। धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी, लेकिन अगर हमें कोई इनमें से एक प्रभाव अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे चल के बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। पीरियडिक प्रभाव को अच्छी तरह समझिए, और इस पीरियडिक प्रभाव को समझने के लिए हम एक चीज़ इसमें देखें कि पीरियडिक प्रभाव का मतलब क्या है। पीरियडिक प्रभाव का मतलब क्या है? तो कार्बनिक अणु में ध्रुवता के कारण बंध का आवेशित होना पीरियडिक प्रभाव कहलाता है। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि इसमें ध्रुवता आ जाती है, पोलरिटी, यानी जिसको पोलराइजेशन इफेक्ट कहा जाता है। तो अगर पोलराइजेशन हो जाए, और ऐसा पोलराइजेशन कब होगा? जब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा। तो अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आ जाए तो पोलराइजेशन इफेक्ट हो जाएगा, और तब उसी को कहा जाता है कि अब यह पीरियडिक प्रभाव हो गया। पीरियडिक प्रभाव वास्तव में 2 प्रकार का होता है। ये पीरियडिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है। एक को तो हम कहते हैं धनात्मक पीरियडिक प्रभाव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे दिखाया जाएगा +I से। और एक होता है ऋणात्मक पीरियडिक प्रभाव। ऋणात्मक पीरियडिक प्रभाव होता है पीरियडिक प्रभाव, जिसे हम लोग निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसे डिनोट किया जाएगा -I से। तो अब पीरियडिक प्रभाव के विषय में थोड़ा सा ये जान लें कि कार्बनिक अणु में ध्रुवता के कारण बंध का आवेशित होना पीरियडिक प्रभाव कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो परिभाषा कह रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन की कोई एक श्रृंखला हम ले लें जिसमें इस प्रकार से, और C के साथ यहाँ पर मान लीजिए कि X लगा हुआ है, तो ये तो कार्बन की श्रृंखला है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और X कोई ऐसा परमाणु लगा है जो अब यहाँ पर
कार्बन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो ये कहने का मतलब कि यदि X की विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है, कार्बन से अधिक है, क्योंकि ध्रुवता तभी पैदा होगी ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा तो इस प्रकार से कार्बन से अधिक है। तो साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये कंफर्म है कि मध्य में न रह करके किसकी ओर आ जाएगा, एक्स की ओर आ जाएगा। और जब एक्स की ओर आ गया तो कार्बन जितने हैं ये, इस पर तो आंशिक ऋणावेश आ गया, इस पर आंशिक धनावेश आ गया, इस पर आंशिक डबल धनावेश आया, इसका ट्रिपल धनावेश। यानी इस कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आया, कार्बन पर डेल्टा प्लस यानी आंशिक धनावेश आया। तो जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इस तरफ होगा तो कार्बन कार्बन के बीच का भी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर आएगा। परिणाम ये हो जाएगा कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसे कार्बन नंबर 1 पर एक डेल्टा लगाएंगे, कार्बन नंबर 2 पे डबल डेल्टा लगाएंगे, कार्बन नंबर 3 पर ट्रिपल डेल्टा लगा देंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये धनावेश कम है। एक्चुअली जो यक्स के समीप वाला कार्बन होगा यहाँ पर पेरियोडिक प्रभाव अधिकतम होगा। इसके बाद धीरे धीरे पेरियोडिक प्रभाव जब आप इधर जाएंगे, जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पेरियोडिक प्रभाव क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर आते आते लगभग धन आवेश में अत्यंत कमी आ जाती है, यानी पेरियोडिक प्रभाव क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, नेग्लेजिबल होगा, यानी ना के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो कंडीशन अगर पैदा हुई तो देख रहे हैं कि धनावेश और ऋणावेश पैदा हुआ, यानी ध्रुवता पैदा हो गई। ध्रुवण प्रभाव इसी को कहते हैं, और ध्रुवण प्रभाव का पैदा होना इस प्रकार से कहलाता है पेरियोडिक प्रभाव। तो ये प्रभाव श्रृंखला में ऐसा नहीं है कि जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक होगा उसी के पास तक सीमित होगा, ये धीरे धीरे प्रभाव आगे तक बढ़ता जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के इसकी जो स्ट्रेंथ है, क्षमता है, वो क्षमता कहीं न कहीं कम होती जाएगी। तो जो एक्स के समीप कार्बन होगा उसका पेरियोडिक प्रभाव ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे चल के डेल्टा में वृद्धि का मतलब हुआ कि पेरियोडिक प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि पेरियोडिक प्रभाव ये होता है कि यानी ध्रुवता, पोलरिटी का पैदा हो जाना। अब आपके पास चूंकि पेरियोडिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, धनात्मक पेरियोडिक प्रभाव और ऋणात्मक पेरियोडिक प्रभाव। तो इसको कहते हैं धनात्मक पेरियोडिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह इसमें जुड़ते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप यहाँ पर अटैक होगा। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, जो रिपेल करे, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप यहाँ पर लगेगा, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, जो अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और कार्बन में देखा जाए कि कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जैसे एक्स ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया तो ये माइनस आई प्रभाव की श्रेणी में आए। अगर कहीं कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रेपेल कर रहा होता तो इसे हम प्लस आई प्रभाव कहते। तो इस प्रकार से देखा जाए कि धनात्मक पेरियोडिक प्रभाव और ऋणात्मक पेरियोडिक प्रभाव क्या है, पॉजिटिव और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए, धनात्मक जो पेरियोडिक प्रभाव होगा, धनात्मक पेरियोडिक जो पेरियोडिक प्रभाव होगा यानी प्लस आई इफेक्ट्स, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकर्षण कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगा होगा।
इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह से हमारा मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रेपल कर देंगे। जैसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अगर रेपल करता है तो ये तृतीयक कार्बन होता है। इसके बाद नंबर आ जाता है द्वितीयक कार्बन का, और उसके बाद नंबर आ जाएगा ठीक C2H5 का, एथिल का। और एथिल कहीं ज़्यादा प्लस आई प्रभाव दर्शाता है मेथिल से। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन ज़्यादा होगा 2 डिग्री कार्बन से, और 2 डिग्री कार्बन ज़्यादा होगा 1 डिग्री कार्बन से, और 1 डिग्री कार्बन ज़्यादा होगा मेथिल समूह से। तो इस प्रकार से प्लस आई प्रभाव का जो कौन सा क्रम हुआ, ये घटता हुआ क्रम हुआ। प्लस आई प्रभाव का यह डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, घटता हुआ क्रम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं अपने कार्बन की श्रृंखला में तृतीय कार्बन हो गया तो इलेक्ट्रॉन को हाईली क्या करेगा, रेपेल करेगा, यानी अपने से दूर भगा देगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए किस प्रकार से आपके पास CH3 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 और ये Cl, यह तृतीय एल्किल हैलाइड दे दी गई, और आपके यहाँ पर मान लीजिए मैंने CH3Cl लिख दिया। अब क्लोरीन तो दोनों तरफ है, सेम है, लेकिन आपने भी देखा कि ये जो कार्बन होगा वो 3 डिग्री कार्बन होगा, और अभी मैंने बताया कि 3 डिग्री कार्बन में प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा है तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को वो किसकी ओर प्रतिकर्षित कर देगा, क्लोरीन की ओर। तो क्लोरीन की ओर अगर हाईली कर दिया तो ये पार्शियली नेगेटिव हो गया, और ये कार्बन जो 3 डिग्री वाला था वो आंशिक धनावेशित हो गया। तो अगर ये प्लस और माइनस पोल यहाँ पर हो गए तो इसका मतलब कि यह बंध आसानी से टूट सकता है। इसका मतलब कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होगी वो इस एल्किल हैलाइड से अत्यधिक क्रियाशील होगी, क्योंकि क्रियाशील वो एल्किल हैलाइड मानी जाएगी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बंध आसानी से ब्रेक हो जाए। तो चूंकि ये क्रम अगर याद नहीं होगा कि प्लस आई प्रभाव मैक्सिमम किस में होता है, अधिकतम किस में होता है, तो ध्रुवता आप नहीं निकाल पाएंगे, और ध्रुवता अगर नहीं निकल पाई तो C और हाइड्रोजन बंध, कार्बन हाइड्रोजन बंध कौन आसानी से ब्रेक होगा नहीं बता पाएंगे। इस प्रकार से अब देखिए सबसे न्यूनतम प्लस आई प्रभाव किस में पाया गया, मेथिल में, और यहाँ पर मेथिल मौजूद है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये प्रतिकर्षित तो करेगा क्लोरीन की ओर, लेकिन उतना नहीं करेगा जितना तृतीय कार्बन ने किया। तो परिणाम ये होगा कि इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश तो आएगा, लेकिन ये बंध का जो विदलन होगा वो इसके कंपेयर में क्या होगा, कठिन होगा। अर्थात ये प्राइमरी जो एल्किल हैलाइड्स होती हैं वो अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होती हैं। तो धनात्मक पेरियोडिक प्रभाव में अभी तो फिलहाल आप इतना जानिए, आगे तो इसकी व्याख्या की जाएगी डिटेल। उसके बाद चलिए ऋणात्मक पेरियोडिक प्रभाव पर चलते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं ऋणात्मक पेरियोडिक प्रभाव, और यहाँ कर लिया जाए माइनस आई इफेक्ट्स को। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अब इसका जो घटता हुआ क्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। जैसे CH3 होल थ्राइस N+, सबसे ज़्यादा माइनस आई प्रभाव इसी में होता है। इसके बाद होता है NO2, और NO2 ग्रेटर दैन CN, CN ग्रेटर दैन COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये ग्रेटर दैन होता है फ्लोरीन, ग्रेटर दैन क्लोरीन, क्लोरीन ग्रेटर दैन ब्रोमीन, ब्रोमीन ग्रेटर दैन आयोडीन, और आयोडीन ग्रेटर दैन RO, और RO ग्रेटर दैन OH, और OH ग्रेटर दैन C6H5 फेनिल। तो आपको यह क्रम टोटल जो माइनस आई प्रभाव का एक घटता हुआ क्रम होगा, ये टोटली आपको याद होना चाहिए
कि सबसे ज़्यादा माइनस आई प्रभाव किस में होगा, तृतीयक अमीनों में। उसके बाद किसका होगा, नाइट्रो समूह का, फिर साइनाइड समूह, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, देन आपके हैलोजन हैं ये सब। इसके बाद RO क्या है, एल्कोक्साइड ग्रुप होता है। इसके बाद एल्कोहलिक ग्रुप आ गया और एल्कोहलिक ग्रुप के बाद आ गया फिनिल समूह C6H5। तो इस प्रकार से जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए कि यहाँ पर अगर हम FCH2COOH, ClCH2COOH, BrCH2COOH और ICH2COOH, ये हम अम्लों के कुछ हाइड्रोजन व्युत्पन्न ले लिए। इसका नाम फ्लोरोएस्टिक एसिड, इसका नाम होगा फ्लोरोएसिटिक एसिड। इसका नाम क्लोरोएस्टिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड। और इसका नाम ब्रोमोएस्टिक एसिड, ब्रोमोएसिटिक एसिड। और इसका नाम होगा आयोडोएस्टिक एसिड, आयोडोएस्टिक एसिड। तो इस प्रकार से ये कंडीशन अगर आ गई तो हम जानते हैं कि जो भी अम्ल होती हैं वे H+ आयन को रिलीज करती हैं, मुक्त करती हैं। ये वो अम्लों का स्वभाव होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें -I प्रभाव का मतलब हुआ कि ये साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा किसकी ओर आ जाएगा, फ्लोरीन की ओर आ जाएगा। तो जब फ्लोरीन की ओर आ गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इस दिशा में चला गया, तो ये आसानी से H+ आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्योंकि F में -I प्रभाव सर्वाधिक है, जबकि I में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होगा तो इधर, लेकिन उतना नहीं होगा जितना इसमें। तो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सी मानी जाएगी, प्रबलतम अम्ल मानी जाएगी स्ट्रांग एसिड। स्ट्रांग एसिड यहाँ पर कौन सी होगी, स्ट्रांग एसिड होगी फ्लोरोएस्टिक एसिड। क्यों होगी, क्योंकि फ्लोरीन में -I प्रभाव ज़्यादा है और यहाँ पर हमें -I प्रभाव की आवश्यकता है, क्योंकि H+ जो होता है ये अम्ल का COOH का H+ तभी रिलीज होगा जब फ्लोरीन और तीव्रता से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसीलिए F को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला समूह। आगे +I और -I प्रभाव की व्याख्या अगर करनी है तो हम थोड़ा सा चलते हैं अमीनों पर। अमीनों पर चलने के लिए देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक तो आपके पास C2H5NH2 है, दूसरे आपके पास ये है C2H5 है, तीसरा आपके पास C2H5 है। यानी ये प्राथमिक अमीन होगी, प्राथमिक अमीन, ये द्वितीयक अमीन होगी और ये तृतीयक अमीन है, तृतीयक अमीन होगी। अब ये अमीन का मतलब हुआ कि जिसमें NH2 समूह लगा रहे। अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो अब इसमें क्या होगा कि इस नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और अमीन की जो क्षारीयता है, वास्तव में तीनों अमीन क्षारीयता को प्रदर्शित करेंगी। क्षारीयता का मतलब बेसिक होंगी। बाई नेचर कैसी होती हैं, बेसिक। क्षारीयता होती है अमीनों में, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोन पेयर को ये डोनेट कर सकते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को, चाहे अमोनिया हो या उसका डेरिवेटिव अमीन हो, अगर वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है आसानी से, तो इसका मतलब माना जाएगा कि वो क्षारीयता उसके अंदर है, बेसिक नेचर है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर +I प्रभाव किस में बताया गया, +I प्रभाव वास्तव में
सबसे ज़्यादा तो तृतीयक वाले में होता है, लेकिन तृतीयक वाले में देखिए लोन पेयर यहाँ भी होगा, लोन पेयर यहाँ भी होगा, यानी नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन हर जगह होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर एक एल्किल समूह है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्ष कर रेपिल करेगा। इलेक्ट्रॉन को अगर वो रेपिल करेगा तो ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, और जब बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इसके करीब में आ जाएगा तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये लोन पेयर आसानी से जा सकता है, यानी क्षारीयता दर्शाएगा। लेकिन यहाँ पर तो दो एल्किल समूह आ गए, अगर दो आ गए तो इसे और आसानी से रेपेल करना चाहिए, अर्थात उसकी क्षारीयता ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो 3 C2H5 हैं, तो कहने का मतलब और शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना चाहिए। तो जितनी शीघ्रता से बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के कांटेक्ट में आएगा, लोन पेयर उतनी आसानी से रिलीज हो सकता है। तो तृतीयक अमीन की क्षारीयता तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में तृतीयक अमीन एक स्टीयरिक इफेक्ट दिखाती है। स्टीयरिक इफेक्ट पाया जाता है जिसको हम त्रिविम बाधा प्रभाव कहते हैं। त्रिविम बाधा प्रभाव, त्रिविम बाधा प्रभाव का मतलब हमारा ये हुआ कि जब हम अमीन के स्ट्रक्चर को देखें तो इस प्रकार से यहाँ पर N, यहाँ C2H5, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C2H5, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होता है इसका, इस प्रकार कंडीशन में। तो ये लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 3+I वाले इसको रेपेल भी करेंगे तो एक स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा, और स्ट्रक्चर जनरेट होने से ये लोन पेयर त्रिविम बाधा प्रभाव के कारण बाहर आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो ये पूरा इसका जो प्रभाव है, होना तो +I तृतीयक अमीन को सर्वाधिक क्षारीय होना चाहिए था, लेकिन दरअसल ये सर्वाधिक क्षारीय नहीं होता। तो सर्वाधिक क्षारीय कौन होता है? द्वितीयक अमीन, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर को जनरेट नहीं कर सकता। जनरेट करेगा कौन? तृतीयक अमीन। इसलिए प्रबल क्षारीय होने के बाद भी इसकी क्षारीयता घट गई, और ये हो गया सबसे पहले तो आप कहेंगे C2H5 होल ट्वाइस NH, ये सबसे ज़्यादा क्षारीय है C2H5 NH2 से, और ये ज़्यादा क्षारीय होगा तृतीयक से C2H5 होल थ्राइस N। हमारे कहने का मतलब त्रिविम बाधा प्रभाव के कारण कुल मिला करके इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लेकिन सेकेंडरी जो अमीन हैं, द्वितीयक अमीन, उनकी क्षारीयता ज़्यादा होगी, क्योंकि वे त्रिविम बाधा प्रभाव यानी स्ट्रक्चर को जनरेट नहीं कर पाएंगे।